हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक टॉपिक पढ़ाना था आपको, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। उसमें बताया गया कि जो नेचर होता है, रेडिएशन होता है, उसमें वेव के साथ साथ पार्टिकल्स का भी नेचर होता है, या कह सकते हैं वेव एंड पार्टिकल दो नेचर होते हैं। ये मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा, बट आज मैं थोड़ा सा सोचा कि आपको एक अच्छा टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ा दूँ। इसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, सबसे पहले समझ लीजिए आप फोटो वर्ड कहाँ से आया है। जो सनलाइट होती है, जो रेडिएशन होता है सन का, इट कम्स विथ आई मीन इन पैकेट्स और बंडल ऑफ एनर्जी। पैकेट्स या बंडल ऑफ एनर्जी के साथ, कि जैसे बंडल के जैसे ये अर्थ पर आता है। तो जो ये पैकेट्स ऑफ बंडल्स जो होते हैं एनर्जी के, इनको हम लोग बोलते हैं फोटोन। इन्हीं फोटोन से ही बना हुआ है शब्द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होता है पहले समझ लेते हैं हम लोग। ये एनसीईआरटी का है टॉपिक, जो पेज सामने दिख रहा है आपको, ये एनसीईआरटी का ही है, तो आप एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं। ये देखिए, ये एक वैक्यूम ट्यूब है। मैं बताता हूँ अभी किसने पहले एक्सपेरिमेंट किया, क्या हुआ। पहले समझ लीजिए क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या था कि एक वैक्यूम ट्यूब है जो आप देख सकते हैं सामने, जो आपको ट्यूब के रूप में दिख रहा है। इसमें एक वैक्यूम चैम्बर होता है। ये देखिए, ये एक वैक्यूम चैम्बर है। ये वैक्यूम चैम्बर का मतलब ये होता है कि इसमें से सारी एयर बाहर निकाल दी गई है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, अमीटर है एंड डिटेक्टर लगे हुए हैं। डिटेक्टर मतलब जहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है और हम लोगों को ऑब्जर्वेशंस मिलती हैं। तो एक लाइट रे, एक मिनट देखिए ध्यान से, इस बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया हुआ है मेटल सरफेस, ध्यान से देखिए, और पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा गया हुआ है डिटेक्टर। जब कोई सन बीम, सन लाइट, कोई फ्रिक्वेंसी की लाइट जब गिरती है मेटल सरफेस पे, तो इमीडिएटली तुरंत का तुरंत इलेक्ट्रॉन, सॉरी, जो मेटल सरफेस होती है इलेक्ट्रॉन एमिट कर देती है। जब देख सकते हैं ध्यान से, इससे क्या होता है कि मेटल सरफेस और डिटेक्टर के बीच में जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो ये सर्किट पूरा होता है। और अमीटर में डिफ्लेक्शन होता है। अमीटर में डिफ्लेक्शन तभी होगा जब सर्किट पूरा होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेटल सरफेस से पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन ने स्ट्राइक किया है, तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलकर डिटेक्टर पे जाके हिट होता है और यहाँ पर सर्किट कंप्लीट होता है। चूँकि यहाँ पर लाइट के गिरने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुआ, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसकी डेफिनेशन आप लोग पढ़िएगा, अपने आप लिखिएगा। मैंने समझा दिया है आपको, और आई होप कि आप लोग मुझे अपने नोट्स जरूर भेजेंगे। देखिए, सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे हेनरिक हर्ट्ज। उन्होंने सबसे पहले 1887 में इसको ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करने के बाद इन्होंने, नाम लिख लीजिए इनका, क्लासिकल फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने उसको एक्सप्लेन या डिस्क्राइब करने का कोशिश किया, लेकिन ये डिस्क्राइब नहीं कर पाए। ईयर 1990 में प्लैंक, एक बहुत बड़े फेमस, जिन्होंने बहुत, जिनका कंट्रीब्यूशन है केमिस्ट्री में भी फिजिक्स में भी, प्लैंक, इनकी प्लैंक कांस्टेंट भी है, सॉरी, इनके नाम पे रखा गया है प्लैंक कांस्टेंट, और इनका कॉन्सेप्ट है प्लैंक कॉन्सेप्ट, मैं पढ़ाऊँगा आपको आगे। फिलहाल ये याद करिएगा कि 1887 में हेनरिक हर्ट्ज ने, और 1900 में प्लैंक के आने के बाद उन्हें, उनका जो कॉन्सेप्ट था, जिसको हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के लिए नाम से भी जानते हैं, या कह सकते हैं मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट की इन्होंने जो अपना कॉन्सेप्ट दिया, उसके बेसिस पर 1905 में आइंस्टीन ने इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, जो कि हेनरिक हर्ट्ज एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे अपनी क्लासिकल फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर। ओके, ये पॉइंट बहुत याद रखिएगा आप लोग।
मैंने क्या होता है बताया आपको, क्यों इसका नाम पड़ा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, बताया आपको किसने सबसे पहले ऑब्जर्व किया और किसने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया। ये आप लोग पॉइंट वाइज नोट कर लीजिएगा जरूर। अब जब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व किया गया तो उससे इफेक्ट जो सामने आए वो मेन 3 इफेक्ट हैं। ओके, ये 3 इफेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी एनसीईआरटी से ही मैंने इसको लिया हुआ है, आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि जैसे ही बीम ऑफ लाइट आई मीन फोटॉन्स जैसे ही सरफेस पे गिरेंगे वो अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देंगे उस मेटल के इलेक्ट्रॉन को, जो कि इमीडिएटली उसी समय मेटल सरफेस को लीव करके इजेक्ट हो जाएगा। ओके, पहला पॉइंट बताया जाए अभी आपको, ये वही पॉइंट है। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कह रहे हैं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, निकलते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन या लाइट। कितनी इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी का मतलब समझाऊँ अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत सिंपल वर्ड्स में, तो वो है नंबर ऑफ फोटॉन्स। ऑब्वियस सी बात है, जितने अधिक फोटॉन्स होंगे वो उतने ही अधिक इलेक्ट्रॉन्स को अपनी एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे जो अपनी सरफेस छोड़ देंगे। लेकिन थर्ड पॉइंट है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं आपको, पहले समझ लीजिए होता क्या है। इसमें लिखा हुआ है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, अब आप जानते हैं कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको पोटेशियम का, ये चाहे आप नोट कर लीजिए। पोटेशियम की सरफेस पे अगर हम लोग डार्क रेड की लाइट पास कराएं या इस पर डालें हम लोग पोटेशियम की प्लेट पर, इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे। लेकिन अगर हम लोग हल्की येलो, डल येलो की लाइट इस पर डालें, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। इसके पीछे रीजन क्या बता दूँ मैं आपको, कि हम सब जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, आप नोट कर लीजिए आप लोग, फ्रीक्वेंसी होती है रेड कलर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 4.3 से लेकर 4.6 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। जो येलो कलर की होती है, लिख लीजिए ताकि आप लोगों को अभी समझ में आना चाहिए, येलो की होती है 5.1 से लेकर 5.2 10⁻14 हर्ट्स। ओके, बट जो पोटेशियम को चाहिए होती है, इसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। हर एक मेटल के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट चाहिए ही होती है जो इलेक्ट्रॉन को एमिट करा सके। इसी को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो कि पोटेशियम की होती है 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। लिख लीजिए 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्स, जो कि आप देख सकते हैं कि हमें कहाँ मिलेगी, येलो लाइट में। ओके, ये याद कर लीजिए, हर एक मेटल की अपनी खुद की एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जो इलेक्ट्रॉन एमिट कराने के लिए ज़रूरी ही होती है। उससे कम की एनर्जी, कम की फ्रीक्वेंसी की अगर लाइट पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। इसको ही हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। एग्जांपल में समझाया है पोटेशियम का, बट मैं आपको एक फिगर के थ्रू समझाता हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग, बस समझ लीजिए कि जो फोटोन की एनर्जी होती है वो प्लैंक के ही कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग E=H न्यू होती है। यहाँ पे E एनर्जी फोटोन की है, H जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू जो होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है। जो न्यू नॉट होता है, न्यू होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, और न्यू नॉट लिख लीजिए आप लोग, जो न्यू नॉट होती है वो होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, अब देखिए जो आपको रेड कलर में लाइट दिखाई पड़ रही है, ये है 700 नैनोमीटर, 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए आप देखिए जो मिडल सरफेस है उसके नीचे लिखा हुआ है पोटेशियम, ये देख सकते हैं। जो पोटेशियम की है वो कितनी नीडेड है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट पहली रेड है वो 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, एनर्जी से कम है।
तो इसमें इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। लेकिन जो ग्रीन कलर में आप देख सकते हैं 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि 500 नैनोमीटर की फ्रिक्वेंसी की वेवलेंथ की इस पर गिर रही है। इससे इलेक्ट्रॉन देखिए एमिट हो रहा है, इसकी वेलोसिटी जो निकल इलेक्ट्रॉन एमिट होगा तो भागेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन अपनी सरफेस छोड़ेगा तो कुछ स्पीड होगी उसके अंदर। तो यहाँ पर जो आपका 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसमें जो वेलोसिटी है वो है 2.96 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। बट जो उससे अधिक एनर्जी का ब्लू कलर का देख सकते हैं आप, ये है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी वेलोसिटी है 6.22 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर मेन समझाने का मतलब क्या है, मेन जो मेन समझाने का मतलब है वो यही है यहाँ पे बेटा, कि जो रेड कलर में आपको दिखाई पड़ रही है रेडिएशन, उसकी एनर्जी बाकी से जो पोटेशियम की जो मेटल, पोटेशियम मेटल जो है उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है, एंड दैट्स वाई इट इज़ नॉट एबल टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। ओके, देखिए ध्यान से, इसे समझा दूँ मैं आपको एक चीज़। जो यहाँ पर ये रखा है, ये फोटोन दे रखी है एनर्जी फ्रॉन की। अब एनर्जी, अब अगर हम ये कह दें कि जो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी होती है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं न्यू नॉट से। न्यू के आगे जीरो लगा सकते हैं, न्यू नॉट। ये केमिस्ट्री की आपकी एनसीईआरटी बुक में बढ़िया से दे रखा होगा। ओके, तो अगर हम ये कह दें कि वो मिनिमम एनर्जी तो रिक्वायर रिमूव इलेक्ट्रॉन इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी फ्रिक्वेंसी। सिमिलरली बेटा थ्रेशोल्ड एनर्जी वो एनर्जी होती है या मिनिमम एनर्जी होती है तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को एमिट कराने के लिए ज़रूरी होती है, उसको हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, और उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ई नॉट से। अंडरस्टैंड? इसको आप लोग याद कर लीजिएगा इस पॉइंट को। ओके, मान लीजिए कि जैसे मैंने आपको पोटेशियम का एग्जांपल दिया अभी, कि उससे अधिक की अगर फ्रिक्वेंसी की लाइट गिर रही है तब इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। वैसे ही हर एक मेटल के लिए एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी होती है, उससे कम की फ्रिक्वेंसी की लाइट गिरने पर इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। इसको आप याद कर लीजिए, तीनों पॉइंट आप याद अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। ओके, तो होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन गिरता है मेटल सरफेस पे तो अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देता है, और अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करने के बाद इलेक्ट्रॉन पाने के बाद इलेक्ट्रॉन अपनी सरफेस छोड़ देता है। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे इट विल बी कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द, या कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जितने अधिक नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे उतने ही अधिक स्ट्राइक होंगे, उतने ही अधिक इलेक्ट्रॉन उसमें से रिमूव होंगे। तीसरा पॉइंट क्या था कि हर एक मेटल के लिए एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी की एनर्जी होनी चाहिए, कि हर एक मेटल के लिए इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट उस पर गिरना जरूरी है। जो मिनिमम एनर्जी, जो मिनिमम फ्रिक्वेंसी होती है उस मेटल की, उसे हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। ये देखिए यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले जो डेफिनेशन है आप समझिए बीच में दी हुई है, मैंने आपको न्यू नॉट पढ़ाया है, यहाँ पे एफ नॉट दे रखा है, कोई इशू नहीं, जैसे आप इस्तेमाल करना चाहते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं, पढ़ ले सकते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी की डेफिनेशन नीचे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे रखी है। हम सब जानते हैं कि फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग हम लोग वेवलेंथ की भी डेफिनेशन बना सकते हैं जो नीचे आपको दे रखी है। ओके, इस फर्स्ट डेफिनेशन है, ये इंपॉर्टेंट, वर्क फंक्शन। ओके, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है दैट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। उसी को बेटा हम लोग वर्क फंक्शन भी बोलते हैं। जो मैंने आपको ई नॉट इक्वल टू एच न्यू नॉट पढ़ाया है पिछली स्लाइड में, ये वही है वर्क फंक्शन। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, आप पहला जो आपको दे रखा है कॉलम ई इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये पॉइंट समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, मान लीजिए कि
पिछली स्लाइड में मैंने आपको पढ़ाया भी था, मैं फिर दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए ध्यान से, रिक्वायर्ड है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट जो ग्रीन कलर में गिर रही है वो है 2.25। तो यहाँ पर एक्सेस कितनी है? 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन को देखिए, मेटल सरफेस में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधा होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए होता है हमको वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने के लिए। बट जितनी एक्सेस एनर्जी की लाइट गिरी है, कितनी है? 0.25। ये इसको वो वेलोसिटी देगी जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर इजेक्ट हो सके। और हम सब जानते हैं काइनेटिक एनर्जी, उसका फॉर्मूला जानते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो वेलोसिटी पे ही डिपेंड करती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो वेलोसिटी यहाँ पर जो मिलेगी इसको, वो मिलेगा एक्स्ट्रा एनर्जी 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उसकी वेलोसिटी बनेगी, आप देख सकते हैं वो 3 के आसपास है, 2.96 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। लेकिन जो नेक्स्ट दे रखा है ब्लू में, यहाँ पे दे रखा है आपको 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होगी, तो वो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी इसकी वेलोसिटी के लिए। और देखिए 6.2 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड से ये भाग रहा है। तो हम सब इसको बोल सकते हैं आसानी से कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सेस एनर्जी। अगर हम निकालते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी को, ऐसे देख लीजिए आप लोग, देखिए ध्यान से, इस फॉर्मूले में यहाँ पे दिया हुआ है साफ साफ कि एच न्यू मतलब एनर्जी, जो फोटोन गिर रहा है, जो रेडिएशन गिर रहा है, उसकी एनर्जी एच न्यू बोल रहा हूँ मैं, एच एफ भी समझ सकते हैं, इज इक्वल टू सम ऑफ वर्क फंक्शन प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। वर्क फंक्शन मतलब जो मिनिमम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, हमें चाहिए मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हमें मिल रही है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो 5 एक्स्ट्रा है, वो काहे में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा? वो कन्वर्ट हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज काइनेटिक एनर्जी में। तो आपको तीनों पॉइंट लिखने हैं, आप याद कर लीजिए। सबसे पहले आपको बताना है किसने इसको पहले ऑब्जर्व किया, किसने इसको एक्सप्लेन किया लिली लाइन से। फिर आपको उसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपको इसके फिगर बनाना है जो उसका वैक्यूम ट्यूब का है, उसको फिगर को अच्छे से उसको लेबल करिएगा, सब क्या क्या उसमें दिया हुआ है लिखिएगा। आफ्टर दैट आपको बताना है ऑब्जर्वेशंस क्या देखी 3 आपने, ओके। उसके बाद आप उनका एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, ओके। एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। दिस इज माई सेकेंड वीडियो। मैं पहले कभी वीडियो नहीं बनाए, मैं कोशिश करूँगा कि आगे और अच्छे वीडियो बनाऊँ। और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ग्रुप पे पूछ सकते हैं, पर्सनल पूछ सकते हैं। अगर कोई टॉपिक छूट गया होगा इसमें तो डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन, ओके। थैंक यू वेरी मच।